गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स 5th चैप्टर और वो है समांतर श्रेणियां या हम इसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणियां या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसे शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके सभी एस्पेक्ट से इसके जितने भी प्रमुख प्रकरण हैं, जितने भी प्रमुख टॉपिक्स हैं, उसको हम पूरे को कवर करने वाले हैं। इसलिए अंत तक आप लोग बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हम लेते हैं समांतर श्रेणियां या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बेस पर विचार कर लें कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, और ये जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या महत्वपूर्ण बात होती है, उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी जो है या समांतर श्रेणियां है, वास्तव में इस प्रकार का एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद या हम कहें कि उसका जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो होती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, कांस्टेंट होता है। या हम फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 अप टू डेट। इस अनुक्रम इस सीक्वेंस पर हम विचार करें 2, 4, 6, 8। यहां पे एक जो इस अनुक्रम को देखने से बाय ऑब्जर्व हम जब इसको देखते हैं, हम अवलोकन करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर इसमें से आती है कि प्रत्येक पद में 2 की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हमें देखें 2 और 4 +2, 4 और 6 +2, 6 and 8 +2। क्या देखा हमने कि प्रत्येक कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म्स है या उत्तरोत्तर सक्सेसिव जो टर्म्स होती हैं, वो उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, जो उसकी पूर्व पद है, उससे 2 अधिक है। क्या देख रहे हैं हम कि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है यही इसे समांतर श्रेणियां कहलाता है। क्योंकि समांतर अर्थात जिसमें अंतर प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों के बीच में जो अंतर है वो समान हो, ऐसी श्रेणियां, ऐसी जो सीक्वेंस होती हैं, उसको एपी कहा जाता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या समांतर श्रेणियां कहेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो इसके प्राचल है, जो पैरामीटर्स है, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि समांतर श्रेणी में जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। सामान्यतः इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या हिंदी में इसे हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म्स हम निकलने वाले हैं nth टर्म्स, nवां पद, ये महत्वपूर्ण इसके एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण जो इसके प्राचल है, पैरामीटर्स है, कौन कौन से हुए? ए हुआ, डी हुआ और एन हुआ। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है विल बी रिमेन कांस्टेंट, जो समान रहता है, अचर रहता है, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसी अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि समांतर श्रेणी क्या चीज है? जिसमें पदों के बीच का जो डिफरेंस है, जो उत्तरोत्तर पदों के बीच जो अंतर है, वो हमेशा सेम रहता है, समान रहता है या अचर रहता है। ऐसे सीक्वेंस को, ऐसी अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसके जनरलाइजेशन फॉर्म की ओर जाते हैं, व्यापक पद की ओर जाते हैं कि किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए सपोज प्रथम पद हमने ले लिया ए। प्रथम पद कितना ले लिया? ए ले लिया हमने। एक सीक्वेंस का प्रथम पद ए है और सार्वंतर जो है वो हमने ले लिया डी। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है कि यदि प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, और इस बात को हम समझ चुके हैं कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद में उसके सार्वंतर को उत्तरोत्तर रूप से जोड़ते चले जाना है। तो हम समांतर श्रेणी का स्वरूप हमें कैसा प्राप्त होगा? इसका प्रथम पद क्या होगा? ये होगा।
द्वितीय पद क्या होगा, ए प्लस डी होगा। तृतीय पद क्या होगा, ए प्लस डी में एक बार फिर डी जुड़ेगा, दैट मीन्स ए प्लस 2d हो जाएगा। अगेन ए प्लस 3d हो जाएगा। इस प्रकार से ये चला जाएगा और ये हुआ समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप। समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप हमें यहां पर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप क्या होगा। यदि उसका प्रथम पद ए है, उसका सार्वंतर डी है, तो उसका द्वितीय पद क्या होगा, तो हम कहेंगे ए प्लस डी होगा। तृतीय पद क्या होगा, ए प्लस 2d होगा। तो फोर्थ पद ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहीं से इसका फॉर्मूला निकल कर आता है कि इसका nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब अवलोकन करते हैं, तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि प्रथम पद ए जिसमें d नहीं है, 0 है। दूसरा पद ए के साथ उसमें क्या हुआ, d जुड़ा। तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d। देखिए प्रथम पद ये है, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, चतुर्थ पद। क्या महत्वपूर्ण बात देखने में आ रही है यहां पर कि ये चतुर्थ पद है तो उससे एक कम, अर्थात यहां क्या आ रहा है 3। तृतीय पद है तो उससे एक कम, अर्थात यहां क्या मिल रहा है 2। द्वितीय पद है तो उससे एक कम, यहां क्या मिल रहा है 1। हम ये देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर जो पद हमें प्राप्त हो रहा है वो जितने क्रमांक का पद है उससे एक कम मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट डी का मिलता है। तो यदि हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म का स्वरूप क्या होगा, a प्लस, क्योंकि चौथा पद के साथ 3d आता है, दूसरे पद के साथ 1d आता है, तीसरे पद के साथ 2d आता है। तो बहुत आसान है, हम क्या कहेंगे कि nth टर्म के साथ क्या आएगा, n से एक कम, n-1 d। और यही nth टर्म का फार्मूला है, इसे हम लिखते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n-1d। मतलब n इज इक्वल टू a प्लस n-1d जो फार्मूला है ये कोई बहुत अलग फार्मूला नहीं है। इस समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद हमने देखे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी से ये फार्मूला निकल कर आता है कि nth टर्म उसकी क्या होगी, a प्लस n-1d होगी। अब समांतर श्रेणी में किस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने ये देखा कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है, जिसका प्रथम पद स्मॉल a हमने मान लिया, सार्वंतर हमने d मान लिया और nth टर्म हमने निकाल के देखा तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d हमें मिला। एक यहां पर एक महत्वपूर्ण समझने वाली बात हम देख लेते हैं कि यदि सार्वअंतर शून्य हो, क्या हो, सार्वअंतर यदि शून्य है तो उस समांतर श्रेणी का स्वरूप कैसा होगा, बहुत रोचक श्रेणी हमें प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए उसका प्रथम पद, फॉर एग्जांपल प्रथम पद a है और d की वैल्यू हम ले रहे हैं 0। जब सार्वअंतर 0 होगा तो प्रथम पद जो होगा वही कॉन्सेक्वेंटली जो उत्तरोत्तर जो पद हमें प्राप्त होता जाएगा वह वही पद प्राप्त होगा जो प्रथम पद होगा। दैट मीन्स ए में हम d जोड़ेंगे अर्थात 0 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा a, पुनः a में 0 जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा a, पुनः a में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा a। इस प्रकार से हम देखते चले जाते हैं। तो ऐसे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाएंगे तो हमें यह कहा जाएगा कि इसका सार्वंतर क्या है। तो जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 ये एक एपी है, तो हमें बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के, हमें किसी भी प्रकार की गणना नहीं करना, हम केवल देख के बता सकते हैं कि इसका सार्वंतर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक पद वही मिल रहा है, हमें पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीटेड टर्म्स हमें मिल रही हैं। जब ऐसी सीक्वेंस, जब ऐसा अनुक्रम, जब ऐसी श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब इस प्रकार से मिलता है तो हम ये कहते हैं कि d की वैल्यू ऑलवेज विल बी इक्वल टू
0 और उसका जो पद होगा वो कांस्टेंट पर टर्म्स हमें मिलेगी 2 2 2 2, अर्थात डी की वैल्यू जब 0 होगी तो वही पद पुनरावृत रूप से हमें प्राप्त होता चला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब एक फार्मूला जो हमने अभी देखा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इस फार्मूले से हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि 2 4 6 8, मान लीजिए मैं इस एपी का पांचवा पद जानना चाहूं, मैं यदि आपसे पूछता हूं कि इसका पांचवा पद क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि 2, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, ऑब्वियसली अगला जो टर्म्स मिलेगा वो भी +2 होगा, दैट मीन्स ये हमें मिलेगा 10। अगली जो टर्म मिलेगी वो भी क्या होगी, +2 जुड़कर 10 हो जाएगा और 2 इसका सार्वंतर है। लेकिन जब मैं इसकी 50वीं टर्म पूछ लूं, मैं ये कहूं कि इसकी 50th टर्म बताइए, फिर थोड़ी सी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत बोझिल हो जाएगी और बहुत लंबी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए ही इस फार्मूले का उद्भव हुआ है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां पर हमें केवल इसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करना है। a50 इज इक्वल टू a, प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, और n माइनस 1 हम कौन सी टर्म फाइंड करना चाहते हैं 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी कितनी हो गया 2, दैट मीन्स 2 प्लस 49 इंटू 2 प्लस 98, और इसकी जो 50वीं टर्म हमें मिलेगी वो कितनी होगी 100। बिना हमने इस लेंथी प्रोसेस को अवॉइड करते हुए हमने इसके 50वीं पद को आसानी से ज्ञात कर लिया। ये इस सूत्र का लाभ है। अब ये तो हमने 50वां पद ज्ञात कर लिया उस स्थिति में जब डी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि यदि अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए, कोई समांतर श्रेणी हमें दे दी जाए कि उस समांतर श्रेणी में अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए, या ऐसा भी पूछा जाता है कि अंत से 4था पद ज्ञात कीजिए, तो उसका कई बार हम ये तरीका भी अपनाते हैं कि पूरी के पूरी सीक्वेंस को पलट देते हैं, अर्थात जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद बनाने का प्रयास करते हैं, फिर जो सेकंड पद, इस प्रकार से करते हैं। वो भी एक प्रोसेस होती है। लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि यदि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d के स्थान पे हम क्या रख दें -d पुट कर दें। जब हम -d पुट कर देंगे तो हमें आसानी से वो टर्म्स हमें फाइंड हो जाएगी कि अंत से 4था पद कितना होगा, अंत से 5वां पद कितना होगा, अंत से 7वां पद कितना होगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ प्रथम पद सार्वंतर की हमने बात की, उसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला किस प्रकार से उसका इवेल्यूएट हुआ वो हमने देख लिया, nth टर्म किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी एपी में अंत से पद पूछ ले, अंत से 5वां पद या अंत से 6वां पद या अंत से 7वां पद, तो वैसी परिस्थिति में हम किस प्रकार से समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करेंगे, हमें व्यापक पद किस प्रकार से प्राप्त होगा वो हमने देख लिया। और एन जो होता है हमें इस श्रेणी का क्या कहते हैं, व्यापक पद इसको कहा जाता है। अब समांतर श्रेणी में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्यतः 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्वरूप बहुत छोटा होता है, लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ये होता है कि a की वैल्यू यदि 2 दे दी, d की वैल्यू -1 दे दी, n इज इक्वल टू 8 दे दिया, तो वो कहता है कि उसका व्यापक पद n या an ज्ञात कीजिए। मतलब उसका जो है 8वां पद आपको ज्ञात करना है। अब इसमें जो पैरामीटर्स देखिए a है, d है, n है और n है, इसमें से मान लीजिए a को एलिमिनेट कर दें तो d n और 8 दे तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या d को हमको फाइंड करना हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार के सवाल बन सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी इसमें सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए सत्य में ये कहा गया कि किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अनुक्रम में प्रत्येक क्रमागत पद अर्थात जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होती है क्या अंतर सार्वंतर कहलाता है, तो हम कहेंगे सत्य। जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, जो उत्तरोत्तर सक्सेसिवली जो टर्म्स हमें मिल रही हैं, उनका यदि हम डिफरेंस करें तो वो हमें रिमेन विल बी सेम, हमेशा समान प्राप्त होगा।
और जो समान अंतर हमें प्राप्त होता है वही तो समांतर श्रेणी होती है, और जो समान अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो ऐसा भी इसमें पूछा जाता है। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से nवां पद ज्ञात किया जा सकता है, अंत से 8वां पद या अंत से 5वां पद पूछ ले तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चल के इसमें यह होता है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए मैंने एक समांतर श्रेणी यहां लिख दी, बहुत आसान सी समांतर श्रेणी है, 3 6 9 अप टू डेज 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 डेज, इस प्रकार की समांतर श्रेणी दे दी। और इसमें मान लीजिए 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, बहुत आसान है, 3 + 6 + 9 + 12 प्लस अप टू डेट 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 डेट, कितने पद लेना है आपने को, 10 पद। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे कि तो वो तो आसान है, इनको हम जोड़ लें, हम इसमें क्यों फार्मूले वगैरह के चक्कर में पड़े, क्यों हम इसमें फार्मूला अप्लाई करें। लेकिन फिर वही बात आती है कि मान लीजिए मैं 10 पद के स्थान पर इस सीरीज में पूछ लूं कि 150 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो फिर जो प्रोसीजर होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो थोड़ी सी बोझिल हो जाएगी, थोड़ी सी दुरूह हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जटिल प्रक्रिया हो जाएगी थोड़ी सी। और वैसी स्थिति में हमें फिर इसमें फार्मूले की मदद लेना पड़ेगी। तो योगफल का फार्मूला क्या होगा, Sn = n/2 2a + n-1d, ये फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला का एक स्वरूप और भी है, वो इसी से बनता है, Sn = n/2, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1d। और अभी हम इस वीडियो के प्रथम भाग में हमें देख चुके हैं कि a + n-1d क्या है, a + n-1d क्या है, इसकी लास्ट टर्म है n है। तो हम ये कहेंगे कि Sn = n/2 a + n, एल भी कह सकते हैं और एल को हम एन भी लिख सकते हैं, एल = n, दोनों नोटिफिकेशन स्वीकार्य हैं। तो दोनों फार्मूले अप्लाई हम कर सकते हैं। यदि लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स यदि हमें पता है, तो हम उसका जो योगफल है, सम ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इस एपी के nth टर्म का सम हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। या हमें उसकी फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, तो हम उस nth टर्म, अर्थात मान लो 10 टर्म है या 20 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले की मदद से हम वैसा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यही प्रश्न होते हैं। कई बार ये भी होता है कि ऐसा भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है, 10 7 4 अप टू डेज 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। 10 7 एंड 4 का 30 टर्म्स ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या मिली हमको, 10। कॉमन डिफरेंस हम जान चुके हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सेसिवली जो टर्म्स है, कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म्स है, उसमें से नेक्स्ट टर्म से उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको हम माइनस करेंगे। दैट मीन्स 7 - 10 कितना हुआ, -3। यदि हम 4 - 7 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, -3। और इसी प्रकार से हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो भी हमें सेम क्वांटिटी मिलेगी। और d = वो क्या मिलेगी, -3, तभी वो एपी का स्वरूप होगा। तो d = -3 और कितने टर्म्स का समान 30वां पद हमें ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, a30। अब यहां पे जो गलती होती है वो ये होती है कि सामान्यतः ये देखा गया है कि विद्यार्थी यहां पे 10 - 7 करके यहां 3 कर देते हैं। ये प्रायः देखे जाने वाली, प्रायः जो हमने परिलक्षित होती है वो त्रुटि है कि इसको 7 - 10 करने की बजाय वो 10 - 7 कर देते हैं, और यहां पर इसको -3 करने की बजाय वो क्या कर देते हैं, +3 कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो वो सवाल गलत हो जाता है। तो यहां प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि डी निकालने में बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि ये ही जो मुख्य तथ्य है वो डिपेंड करता है कि आपका सवाल सही होगा या गलत होगा। तो डी निकालने के लिए हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यह करना है कि जो नेक्स्ट टर्म होती है उसी में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट।
थर्ड में से सेकंड, अगले पद में से पिछले पद को अनिवार्य रूप से हमें घटाना है, तभी हमें सही डी प्राप्त होगा। और जब डी अर्थात कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम आसानी से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलिए, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू आपके पास हो गई 10, एन की वैल्यू कितनी हुई 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, जब माइनस वाली क्वांटिटी हो तो उसको हम ब्रैकेट में रख दें ताकि हमारी जो चिन्ह से संबंधित गलतियां हैं वो नहीं हो। 29 3 जा 87, तो माइनस का 77। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न है, और उसमें जो कॉमन एरर होती है, जो प्रायः जो त्रुटियां होती है वो डी निकालने में होती है। यहां विद्यार्थी ये गलती करता है कि वो फर्स्ट प्रीसीडिंग टर्म में से सक्सेसिव टर्म उसको माइनस कर देता, जबकि होना ये चाहिए कि जो उत्तरोत्तर पद है उसमें से प्रीसीडिंग जो पूर्व पद है उसको हमें माइनस करना है। तो ये इस त्रुटि को न हो, इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखा जाए। और ऐसे यदि मान लीजिए इसमें एसएन फाइंड करना है तो वो भी बहुत आसान है। एसएन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एसएन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1d, ये इसका फार्मूला है। n की वैल्यू कितनी होगी 30, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 10, फिर 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। यहां हमें ध्यान रखना है कि -3 का मल्टीप्लाई करना है, d की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो केवल इस प्रकार के प्रश्नों में वहीं जाके थोड़ी सी समस्या आती है जहां पर d की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है। तो ये प्रश्न हमने an को देखा, हमने sn को देखा, किस प्रकार के प्रश्न इसमें सामान्यतः पूछे जाते हैं। अभी तक ये ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो प्रश्न आते थे उसमें 3 ऑब्जेक्टिव और कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर की जो यूनिट है ये अधिभारित है। लेकिन इस बार हो सकता है इसका जो ब्लूप्रिंट है कभी थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से निश्चित है कि ये जो यूनिट है वो 5 नंबर की यूनिट होगी। 5 मार्क्स इसके ऊपर अधिभारित किए गए हैं और 5 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। हमें इसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समग्रतः इंटायरली हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाए। तो मैंने इस बात को प्रमुखता से हम लोगों ने देख लिया कि 11वां पद निकालना है या 12वां पद निकालना है या 13वां पद निकालना है। हम इस प्रकार देखा तो n की वैल्यू उस प्रकार से मिलती चली जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें d की वैल्यू 0 दे दी जाए, जैसे जिसकी चर्चा हमने अभी की। और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर की परिभाषा पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या समांतर श्रेणी पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाएगा, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।